हेलो एवरीवन और सब बढ़िया। मेरा नाम है विनय रजोरिया और एक बार फिर से आपका चैनल पर वेलकम है। तो आज की जो वीडियो आप देखने वाले हैं ये असल में प्री रिकॉर्डेड लेक्चर है। मैंने एक साल पहले ये वीडियो रिकॉर्ड की थी, डाल नहीं पाया था लेकिन अब डाल रहा हूँ। ये तब मैंने रिकॉर्ड की थी जब मैं आपको पॉल लॉरेंस डनबर की कविता सिंपैथी पढ़ा रहा था जो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। जब मैंने सिंपैथी पढ़ाई थी तो मैंने आपको अफ्रो अमेरिकन का एक कॉन्टेक्स्ट दिया था क्योंकि पॉल लॉरेंस डनबर भी एक अफ्रो अमेरिकन थे। और जब मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दे रहा था तो मुझे लगा कि क्यों ना अमेरिकन हिस्ट्री ही पूरी पढ़ा दी जाए। तो मैंने अमेरिकन हिस्ट्री को कवर करते हुए वहीं से शुरू किया था जब कोलंबस भारत की खोज पर निकला था लेकिन उसे मिल गया था अमेरिका। तो कोलंबस की डिस्कवरी ऑफ अमेरिका से लेकर मैंने लास्ट टाइम 3 वीडियोस के माध्यम से लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था आपको जब अमेरिका के रेवोल्यूशन होता है और वो अपना संविधान बनाते हैं। वो 3 पार्ट्स में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। पूरी हिस्ट्री कोलंबस की डिस्कवरी से लेकर कॉन्स्टिट्यूशन तक वो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया उन 3 वीडियोस का। आज की जो वीडियो वो उसका लास्ट पार्ट है, जो चौथा पार्ट था। मैंने लास्ट टाइम प्रॉमिस किया था थर्ड वीडियो में कि मैं डालूंगा, अब वो वीडियो मैं डाल रहा हूँ। ये वीडियो वहीं से स्टार्ट होती है जहां लास्ट बार बात खत्म हुई थी कि अमेरिका का संविधान बनता है, पहले इलेक्शंस होते हैं लेकिन संविधान के अंदर अफ्रो अमेरिकन को राइट्स यानी जो ब्लैक्स है अमेरिका के अंदर उनको राइट्स नहीं दिए जाते। इसके बावजूद कि उन्होंने भी क्रांति में पूरा भागीदारी निभाई है, उन्होंने भी रेवोल्यूशन आजादी में भागीदारी निभाई और उनको राइट्स नहीं मिले। आज की जो वीडियो होने वाली है फोर्थ पार्ट जो वीडियो का उसमें मैं कवर करूंगा 1789 से आजाद अमेरिका के अंदर अफ्रो अमेरिकन ने अपनी आजादी के लिए कैसे कैसे लड़ाई की। इसमें आप देखेंगे सिविल वॉर के बारे में बात होगी जो अब्राहम लिंकन ने लड़वाई। उसके बाद आप देखेंगे रिकंस्ट्रक्शन एरा है, उसके बाद जिम क्रो लॉज है, फिर सिविल राइट्स मूवमेंट एमएलके वाला रोजा पार्क्स और फाइनली आकर मैं कहानी खत्म करता हूं कंटेम्प्रेरी टाइम्स में जब 2008 में बराक ओबामा जो एक पहले अफ्रो अमेरिकन डिसेंट के राष्ट्रपति अमेरिका के बनते हैं। तो आज की वीडियो आखिरी कड़ी जो इतिहास की उसको समझाएगी, पूरा कवर करेंगे टाइमलाइन के हिसाब से। तो आप ये वीडियो देख लीजिए। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो फर्स्ट वॉच देम देन वॉच दिस, तो आपको एक कॉन्टेक्स्ट, एक टाइमलाइन, आपको एक हिस्टोरिकल फ्रेम में समझ में आएगा। अगर आपने ऑलरेडी देख ली है तो गो एंड स्ट्रेट अवे वॉच दिस वीडियो। बाकी अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, जो कि मैं जानता हूं कि आप देख रहे हैं क्योंकि 1 लाख व्यूज मेरे चैनल पे क्रॉस कर गए, सो थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर दैट। बाकी ये वीडियो आप देखते रहिए, ऐसे बाकी कंटेंट भी देखते रहे तो यू नो द ड्रिल यार। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन और जो आपके पढ़ने लिखने वाले दोस्त हैं जिनका मन लगता है पढ़ाई लिखाई में उनके साथ साझा करिए, उनके साथ शेयर करिए। बाकी ये सब हो गया तो चलिए आज की वीडियो देखते हैं। आगे की कहानी क्या है इतिहास के अंदर पूरा टाइमलाइन से मैंने समझाया। ये वीडियो आपके लिए आपकी नजर करता हूँ। तो हमने देखा कि किस तरह से अमेरिका के अंदर 1789 में पहली बार चुनाव होते हैं, पहले इलेक्शन होते हैं, संविधान पास हो जाता है। 1789 में ही संविधान पास होता है, उसके ही 1.5 महीने बाद चुनाव होता है। चुनाव में जॉर्ज वॉशिंगटन जो कि जंग के अंदर अमेरिकन क्रांति में लीडर थे, जनरल थे, वो राष्ट्रपति बनते हैं डेमोक्रेटिकली चुने हुए। 1789 में वो राष्ट्रपति बनते हैं। अब अमेरिका के अंदर देखिए संविधान लागू हो गया, संविधान के हिसाब से अमेरिका चलेगा, डेमोक्रेसी बन गए हैं, एक सॉवरेन देश बन गए हैं। पर अफ्रो अमेरिकन का जैसे मैंने बताया उनको वो बुनियादी अधिकार नहीं मिलते। वो चाहे अंग्रेजों का इंग्लैंड की कॉलोनी हो, चाहे अब एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक देश बन गया हो, लेकिन वो स्लेव के स्लेव ही रहे। उनके अधिकारों में कोई तब्दीली नहीं आई, उन्हें वोटिंग अधिकार नहीं मिले, उन्हें बराबर सिटीजन नहीं माना गया, वो अभी भी स्लेव हैं। पहले वो यूरोप के यानी इंग्लैंड के स्लेव थे, इंग्लैंड के गोरों के स्लेव थे, अब वो अमेरिका के जो गोरे हैं अब उनके स्लेव हो गए। तो उनके कंडीशंस में, उनकी सोशो इकोनॉमिक, उनकी आर्थिक व्यवस्था में, उनके जीवन में रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा क्योंकि संविधान ने भी उनको कोई बुनियादी अधिकार नहीं दिए। अब आप देखेंगे 1789 के बाद जो आजाद अमेरिका का इतिहास है, जो आजाद अमेरिका का हम हिस्ट्री देख रहे हैं, इसके अंदर ये जो 150-200 साल का इतिहास है, इसमें आप देखेंगे वही अफ्रो अमेरिकन धीरे धीरे उनमें कॉन्शियसनेस पैदा होगी, वो इकट्ठे होंगे और अब वो इस आजाद अमेरिका में अपने बुनियादी अधिकारों के लिए यानी दे विल हैव देयर ओन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, वो अब अपने देश के गोरों से, जो अपने देश के अमेरिकन व्हाइट अमेरिकन है, उनके साथ इन 150-200 साल के अंदर फाइट करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, कोशिश करेंगे पूरी तरह से। और अब हम वही पढ़ेंगे कि उन्हें भी बराबरी का अधिकार मिले, आखिर वो भी अमेरिकन नागरिक हैं। दे शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल एज द व्हाइट अमेरिकन। तो ये जो 150-200 साल का इतिहास है 1789 के बाद का, यही अब हमें पढ़ना। इसी इतिहास के अंदर हमारे पॉल लॉरेंस डनबर आने वाले हैं। तो आप देखेंगे 1789 से लेकर 1861 का जो समय है, इसको हम अमेरिका के अफ्रो अमेरिकन इतिहास में एबॉलिशनिस्ट मूवमेंट कहते हैं। एबॉलिशनिस्ट मूवमेंट का मतलब देखेंगे इस समय तक स्लेवरी कानूनी तौर पर लागू है, संविधान में मैंने बताया तो लागू है, पूरी तरह से स्लेवरी चल रही है। सदर्न स्टेट्स के अंदर सबसे ज्यादा है स्लेवरी, जहां पर एक गोरा इंसान काले इंसान को ओन कर सकता है, उनको खेतों पर प्लांटेशन पे काम करा रहे हैं। लेकिन इसी एबॉलिशनिस्ट मूवमेंट के अंदर कुछ ब्लैक अफ्रो अमेरिकन लीडर्स आते हैं जो कि कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से स्लेवरी की प्रथा को बंद कराया जाए। स्टार्टिंग के अंदर वो कानूनी तौर पर नहीं, पर वो कोशिश करते हैं कि स्लेव्स को सदर्न स्टेट्स से छुड़ाकर भगाया जा सके। इन्हीं एबॉलिशनिस्ट मूवमेंट के जो लीडर्स थे उनका मैंने नाम बताया, जैसे बुकर टी वॉशिंगटन है जिन्होंने अप फ्रॉम स्लेवरी लिखी, उसके बाद फ्रेडरिक डगलस है, हैरियट टबमैन है। ये तीनों लोग खुद भी पहले स्लेव्स रह चुके थे, पर
हैरियट टबमैन की मिसाल मैं देता हूँ, वो खुद एक स्लेव थी सदर्न स्टेट्स के अंदर, फिर वो भाग कर अपनी जान नॉर्दर्न स्टेट्स में चली जाती है, जान बचाती हैं और 13 बार जाती हैं कि और लोगों को, स्लेव्स को साउथ से हम नॉर्थ की तरफ मूव कर सकें, उनकी जानें बचाई हैं। तो पहले इस तरह के मूवमेंट्स ये लोग कर रहे हैं, अटेम्प्ट्स करते हैं, कोशिशें करते हैं कि किसी तरह से एफर्ट्स के माध्यम से ही, एक्शन के माध्यम से ही हम एफ्रो अमेरिकन की जिंदगी को बचा सके, लेकिन भाग कर। तो ये लोग कोशिश करते हैं, रिफॉर्म करने की चाह रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अ कॉन्शियसनेस अमंग द एफ्रो अमेरिकन एंड दे आर ट्राइंग टू कन्विंस द व्हाइट अमेरिकन दैट कि हमें भी बुनियादी अधिकार दो, वी शुड ऑल्सो बी गिवन द फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। तो इन एबोलिशनिस्ट मूवमेंट का काम चलता रहता है। इन एबोलिशनिस्ट मूवमेंट्स के चलते हुए होता क्या कि अमेरिका में 1861 तक आते आते इस तरह का माहौल बन जाता है कि यहाँ स्लेवरी को लेकर लगता है कि नहीं, हमने एक ऐसा देश बनाया था जिसमें सबको बुनियादी अधिकार मिलने चाहिए, जो डेमोक्रेटिक देश है, तो हाँ, क्यों ना स्लेवरी को भी खारिज कर दिया जाए। एक एंटी स्लेवरी मूवमेंट, एक एंटी स्लेवरी एम्बियंस बनता जा रहा है। इसकी सबसे बढ़िया मिसाल हमें नजर आता है 1861 के अंदर अमेरिकन सिविल वॉर में, अब जंग का कारण बनने वाला है। आप देखेंगे 1861 के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति जो है वो है अब्राहम लिंकन, जो कि 16वें राष्ट्रपति। अब देख रहे हैं पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन से कहानी शुरू हुई है, हम 16वें राष्ट्रपति 16th प्रेसिडेंट पर आ चुके हैं। और आप जानते हैं अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति 4 साल के लिए चुना जाता है, तो 16 राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं, 16वें नंबर 15 चुने जा चुके हैं, 16वें पर अब्राहम लिंकन है। अब्राहम लिंकन डेमोक्रेटिक पार्टी से चुने जाते हैं और वो इस मूड से आते हैं राष्ट्रपति बनने में कि उनका क्लियर होता है कि एंटी स्लेवरी स्टैंड है उनका, कि वो अगर राष्ट्रपति बनते हैं तो उम्मीद है कि स्लेवरी को लेकर कुछ सुधार होंगे, और वो होते भी हैं। 1861 में वो राष्ट्रपति बनते हैं। वो नॉर्दर्न स्टेट्स में सपोर्ट कर रहे हैं, नॉर्दर्न स्टेट्स जो है उनमें स्लेवरी खारिज हो चुकी है। अब वो चाह रहे हैं कि जो सदर्न स्टेट्स हैं, जो साउथ की स्टेट्स हैं, वो भी खारिज कर दे, वो स्लेवरी को का जो इंस्टीट्यूशन है उसे खत्म करें। पर अब जानते हैं कि जो सदर्न स्टेट्स हैं उनको स्लेव से बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि उनके पास सबसे ज्यादा स्लेव्स, मैसिव स्लेव ओनिंग सोसाइटीज जो थी वो सदर्न स्टेट्स थी अमेरिका की, और उनको फ्री लेबर मिल रहा था। उनकी इकोनॉमी, जो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था है, जो फायदा है, जो मुनाफा है, उन्हें स्लेव से हो रहा है। तो वो कुछ भी कर ले, उनका वेस्टेड प्रॉफिट ओरिएंटेड इंटरेस्ट है स्लेव्स को ओन करने में, और वो इससे टस से मस नहीं होंगे। इस वजह से, क्योंकि नॉर्दर्न स्टेट्स के साथ राष्ट्रपति हैं जो स्लेवरी खारिज करना चाहते हैं, सदर्न स्टेट्स से खारिज नहीं करना चाहती, इसके चलते में अमेरिका में सिविल वॉर चलती है जो 1861 से 65 तक है। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में इसमें कहा था, अभी फिर कह रहा हूँ, अमेरिकन सिविल वॉर में बहुत ज्यादा यहाँ नहीं जा रहा हूँ, उस पर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप लिंक इन डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करिए, आराम से इत्मीनान से देखिए, वो देख लीजिए, वापस आ जाइए, फिर यहीं से आगे कहानी में बढ़ाऊंगा। खैर, तो आप देखेंगे 1861 में सिविल वॉर स्टार्ट होती है, नॉर्दर्न स्टेट्स वर्सेस सदर्न स्टेट्स। सदर्न स्टेट्स का जो ग्रुप है उनको कन्फेडरेसी कहा गया, जो नॉर्दर्न स्टेट्स का ग्रुप है जिसका राष्ट्रपति और देश की आर्मी है उसको कहा गया द यूनियन। तो यूनियन वर्सेस द कन्फेडरेसी में जंग हो रही है, अमेरिका के अंदर ही हो रही है। आप जानते हैं सिविल वॉर आपस में देश में जब लड़ाई होती है। 1861 में जंग शुरू होती है, 1865 तक जंग चलती है, यानी 5 साल तक ये जंग चलती है। उसके बीच में 1863 का साल बहुत अहम है हमारे लिए। 1863 के जो साल है, 1863 में जंग के 2 साल हो चुके हैं। जंग के 2 साल के दौरान अब्राहम लिंकन एक बहुत इंपॉर्टेंट घोषणा कर देते हैं, और वो कहते हैं इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, वो घोषणा करते हैं 1863 में, जिसके तहत देश का राष्ट्रपति ये ऐलान कर देता है कि सदर्न स्टेट्स में जितने भी स्लेव्स हैं वो आजाद हैं। यानी राष्ट्रपति ने डिक्लेयर कर दिया, ओपनली पब्लिकली डिक्लेयर किया कि जितने भी स्टेट्स, सदर्न स्टेट्स में स्लेव्स हैं वो फ्री हो गए। ये उनकी एक वॉर टैक्टिक भी आप मान सकते हैं, और दूसरा इससे एक ये भी समझ में आ रहा है कि ये जंग का जो मुद्दा है वो स्लेवरी को खत्म करने का। लिंकन इज प्रो एंटी स्लेवरी, यानी वो चाहते हैं स्लेवरी जैसी खराब कानून खत्म होना ही चाहिए, जिस वजह से उनको महान राष्ट्रपतियों में गिना जाता है और गिना जाना भी चाहिए। वो दुनिया के बहुत महान लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स में से एक है। खैर, तो 1863 में वो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, इमेंसिपेशन का मतलब होता है आजादी की घोषणा कर देते हैं। इसके पीछे जो वॉर टैक्टिक है वो है कि ये जैसे ही खबर सदर्न स्टेट्स के स्लेव सुनेंगे तो उनमें उम्मीद आएगी और वो उनको छोड़कर नॉर्दर्न, यानी जो यूनियन है उसको सपोर्ट करेंगे। आप देखेंगे जो यूनियन जो लड़ रही है उनमें भी ब्लैक जो लोग हैं, अफ्रो अमेरिकन है, वो फौज का भी बहुत बड़ा रोल उन्होंने निभाया, और वो फौजी बनकर लड़ रहे हैं ताकि अपने सदर्न भाई बहन जो अफ्रो अमेरिकन है उनको आजाद करा सके। इस डेक्लेरेशन प्रोक्लेमेशन, सॉरी, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन के बाद पूरी उम्मीद है लिंकन को कि उससे जो सदर्न स्टेट्स हैं उसके जो स्लेव्स हैं वो भागेंगे, यानी वहां पर जो पकड़ है स्लेव्स की वो कमजोर होकर वो हमें ज्वाइन कर लेंगे। 1865 में जंग चलती है, लिंकन समेत यूनियन जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं वो जीत जाती हैं, और इसके तहत स्लेवरी अमेरिका के अंदर मूड बन जाता है कि अब जो सदर्न स्टेट्स हैं वो हार गई हैं, तो उनको माननी ही पड़ेगी लिंकन और नॉर्दर्न स्टेट्स की बात, यानी उनको स्लेवरी का कानून, जो स्लेवरी का इंस्टीट्यूशन है, जो सिस्टम है, वो खारिज करना पड़ेगा। स्लेव्स को फ्री किया जाता है, और इसी के साथ देखिए लिंकन कितने ग्रेट इंसान है।
ना सिर्फ जंग जीतते हैं लिंकन, बल्कि संविधान का भी संशोधन करा देते हैं। 13th अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिका के इतिहास में। अमेरिका अमेरिका की जो डेमोक्रेटिक हेरिटेज है कि वो डेमोक्रेटिक देश है, इट्स अ बीकन ऑफ डेमोक्रेसी, उसकी मिसाल आपको यहाँ मिलती है। 13th अमेंडमेंट 13वां संशोधन होता है संविधान में, जो कि आप देखते हैं 1789 में लागू हुआ। 13th अमेंडमेंट दिसंबर 6 को 1865 के अंदर कानूनी तौर से ऑफिशियली स्लेवरी एबॉलिश की जाती है अमेरिका के अंदर, और ये बहुत ही बड़ी घटना है ना सिर्फ अमेरिका में और दुनिया भर के अंदर ह्यूमन राइट्स के इतिहास में। तो 1865 में ऑफिशियली अब्राहम लिंकन खारिज करवा देते हैं। अफसोस की बात ये 1865 में करवाने के बाद जो सदर्न स्टेट्स के लोग हैं वो इतने नाराज है, इतनी निराश है, तो हार गए हैं। दूसरा स्लेवरी भी हटानी पड़ेगी तो उनको इकोनॉमिकली भी घाटा होने वाला है। इसके चलते हुए सदर्न स्टेट्स कन्फेडरेसी का एक बंदा जिसका नाम है जॉन विल्किस बूथ, सदर्न स्टेट्स का एक मेंबर है जॉन विल्किस बूथ, वो 1865 के अंदर आकर अब्राहम लिंकन की हत्या असैसिनेट कर देता है फोर्ड थिएटर के अंदर। तो जो गुस्सा है उनका वहीं निकलता है। बहरहाल, तो 1865 में कानूनी तौर पर अब अमेरिका के अंदर आजाद होने के बाद अब 1865 में आकर स्लेवरी कानूनी तौर पे खत्म हुई है। पर आप जानते हैं कि कानून पास करना शायद आसान हो, लेकिन समाज को बदलना बहुत कठिन है। समाज बदलते बदलते बदलता है, उसको वक्त लगता है, और वही अब अमेरिका में हम देखने वाले हैं। 1865 यानी पोस्ट सिविल वॉर जो समाज है अमेरिका का, वो देखेंगे किस तरह से करवटे बदलेगा, किस तरह से रेजिस्ट करेगा। क्योंकि देखिए अब आजादी देने की बात है, संविधान ने दे दिया, और लोगों के मन को बदलने में, लोगों की नीयत को बदलने में, लोगों को सच में अपनाने में कि ये भी हमारे अपने भाई बहन है, ये भी बराबर है, लोगों को बराबरी देने में वक्त लगेगा। और आप देखेंगे किस तरह से अब कह सकते हैं कि मूवमेंट के खिलाफ चीजें होंगी, किस तरह से कोशिश की जाएगी नहीं किसी तरह से रोक लिया जाए, किसी तरह से इन लोगों को अलग कर दिया जाए, किसी तरह से अफ्रो अमेरिकन को हम बराबरी मिले, किसी तरह से हम इनको रोक के रख लें, किसी तरह से इन्हें बंदी अभी भी बनाए रखें, होल्ड बैक करें, आगे ना बढ़ने दें। तो 1865 के बाद आप देखेंगे 1865 के बाद 1877 तक जो ये वाला वक्त है अमेरिका के इतिहास में, इसको हम कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन एरा। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब दोबारा से बनाना। इसका मतलब क्या है कि अब अमेरिका के अंदर जो राष्ट्रपति यानी जो पॉलिटिकल एसोसिएशन है, जो समाज है, वो समझ रहा है कि ठीक है अब स्लेव्स को हमने संशोधन करके आजाद कर दिया, तो हम कोशिश करें कि जो सदर्न स्टेट्स के अंदर जो स्लेव्स हैं, जो इतने कई सौ सालों की, इतनी सदियों की जो उन्होंने बर्बरियता झेली है, बर्बैरिटी झेली है, जो इतने समय से उनको पिछड़ा किया जा रहा है, तो उनको भी हम मेन स्ट्रीम में, उनको भी हम रिकंस्ट्रक्ट का मतलब है उन्हें हम वापस मेन स्ट्रीम में ला सके। बेसिकली वो अफर्मेटिव एक्शन करना चाह रहे हैं, यानी बेसिकली आप देखेंगे आज की दुनिया के अंदर हर समाज के अंदर अफर्मेटिव एक्शन का मतलब है सरकार कुछ ऐसे कदम पॉलिसीज निकालती है जिससे समाज के जो मार्जिनलाइज, जो पिछड़े हुए लोग हैं, वो भी मेन स्ट्रीम में आ सके। आप देखेंगे भारत में इसी की मिसाल आपको रिजर्वेशन में मिल जाएगी, वो भी एक अफर्मेटिव एक्शन की मिसाल है। तो रिकंस्ट्रक्शन एरा के अंदर अमेरिकन सरकार अब ये चाह रही है कि जो सदर्न स्टेट्स के, खासतौर पर जो सदर्न स्टेट्स के जो स्लेव्स आजाद हुए हैं, अब जो फ्री स्लेव्स हो गए हैं, उनको हम अर्थव्यवस्था के अंदर उनको ठीक से उनका समाज सेटल करे, उनको कुछ ऐसी पॉलिसीज निकाले ताकि वो भी अब नागरिक बन सके, एक अच्छा ठीक ठाक जीवन चला सके। और आप जानते हैं बहुत मुश्किल काम रहा। रिकंस्ट्रक्शन एरा के अंदर आप देखें होगा क्या, सदर्न स्टेट्स को ना चाहते हुए भी लाठी के दम पर ही सही, लेकिन अपने कानून हटाने पड़े, स्लेवरी को मानना नहीं पड़ा। पर उन्होंने क्या किया, इवन दो स्लेवरी खारिज हो चुकी है, पर रिटेलिएशन में, गुस्से में ही सही, ऐसे कुछ कानून लागू कर दिए उन स्टेट्स ने ही अपने अंदर, जिस वजह से ब्लैक जो अफ्रो अमेरिकन है उनका जीना दूभर हो गया। यानी आजाद होने के बाद भी उन्हें बराबरी नहीं मिली, उन्हें अभी भी बंद बनाकर रखा जा रहा है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है पब्लिकली, कानूनी तौर पर अभी भी वो बराबर नहीं हो पाए। इनकी मिसालें दो चीजों से मैं आपको देता हूं। रिकंस्ट्रक्शन एरा के अंदर हम देखते हैं जिम क्रो लॉज नाम के बहुत ही खराब रेशियल कानून, यानी जो रंग नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाले कानून है, वो सदर्न स्टेट्स में लागू हो जाते हैं। इसके तहत आप मानिए कि जो अफ्रो अमेरिकन है वो व्हाइट्स जैसे बस में जा रहे हैं, तो जो व्हाइट्स जिस सीट पर बैठते हैं वो उनके साथ बैठ नहीं सकते हैं, उनकी सीटें अलग होंगी, बीच पर वो साथ नहीं बैठ सकते। अफ्रो अमेरिकन सेम गेट से एक होटल में एंटर नहीं कर सकते। मान लीजिए मैं अफ्रो अमेरिकन हूँ, मेरे पास पैसा भी है खाने के लिए, तब भी मैं वो गेट जिससे गोरे एंटर कर रहे हैं मैं एंटर नहीं कर सकता, मुझे पीछे वाले रास्ते से ही आना पड़ेगा। मेरे बच्चे अगर स्कूल में जाते तो मेरे अफ्रो अमेरिकन बच्चों के लिए स्कूल अलग होंगे, गोरों के लिए स्कूल अलग होंगे। पब्लिक जगह पे अगर टॉयलेट है तो टॉयलेट ब्लैक्स के लिए अलग होगा, गोरों के लिए टॉयलेट अलग होगा। इस तरह की सेग्रीगेशनिस्ट पॉलिसीज लागू कर दी गई। यानी कानूनी तौर पे भले स्लेवरी नहीं है, पर हाँ हम आपको इंसान नहीं मानेंगे, हम अभी भी आपको बराबरी अधिकार नहीं देंगे, हम ये नहीं महसूस कराएंगे आपको कि आप हमारे जैसे ही हैं। हम ये अननोइंगली या नोइंगली जानबूझकर भी आपको एहसास दिलाते रहेंगे कि आप हमसे अलग है, आप हमसे कमतर है, आप हमसे इंफीरियर है।
जिम क्रो लॉज ऐसे ही कानून थे जो लागू हो गए रिकंस्ट्रक्शन एरा में सदर्न स्टेट्स में, और हमारे पॉल लॉरेंस डनबर इन्हीं कानूनों को झेले थे। जो डिस्क्रिमिनेशन है, घोर डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो घृणा की भावना है व्हाइट अमेरिकन की तरफ से, ये उन्होंने झेली, और इसी का दुख आपको कविता में नजर आएगा। उसके बाद एक ग्रुप बनाया गया, एक व्हाइट सुप्रेमिस्ट ग्रुप बनाया गया, कू क्लक्स क्लैन कहते हैं, बहुत ही मशहूर मतलब इनफेमस ग्रुप है ये। कू क्लक्स क्लैन बेसिकली क्या है, ऐसे गोरे लोगों का ग्रुप था ये, जो कि ब्लैक अफ्रो अमेरिकन की लिंचिंग क्या करते थे, यानी उनको मार पिटाई करते थे। कहीं पर भी वो दिख जाए कोई कि ये किसी भी तरह से हमसे बराबरी करने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया ठीक है संविधान ने कह दिया होगा लेकिन हम नहीं मानते, और अगर तुम ज्यादा जबान चलाओगे, तो उनकी पब्लिकली मार पिटाई करते थे, लिंचिंग करते थे, उनको धमकाया, डरा, डर से उनको कोशिश करते थे कि ये अपने अधिकारों को एग्जर्ट ना करें। तो कू क्लक्स क्लैन एक ग्रुप था, और ये किन लोगों ने बनवाया था, वही सदर्न कन्फेडरेसी के जो सोल्जर थे जो हार गए थे सिविल वॉर में, उन्हीं सोल्जर्स के ग्रुप ने कू क्लक्स क्लैन बनाया। कुछ लोग मानते हैं ग्रुप आज भी एक्टिव है, अब उतना एक्टिव नहीं है जितना एक समय पर रहा करता था, पर इसकी दहशत थी सदर्न स्टेट्स के अंदर। अफ्रो अमेरिकन दहल जाते थे कि कहीं कू क्लक्स क्लैन ना आ जाए, क्योंकि वो गुंडागर्दी करके किसी ना किसी तरह से हमें फिर से नीचा दिखाना चाह रहे हैं, हमें हार्म कर सकते हैं, उनका खौफ बन गया सदर्न स्टेट्स में। तो ये सब तरीके हैं कि इवन तो कानूनी तौर पर तो स्लेवरी खत्म हो गई, पर हाँ समाज अभी भी उसके लिए तैयार नहीं है, समाज अभी भी अफ्रो अमेरिकन को लेकर सहज नहीं था, उन्हें बराबरी देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। वो जो उनके इनहेरेंट जो डिस्क्रिमिनेशन की होना, जो अंदरूनी एक नफरत है उसको लेकर, वो इनमें हमें नजर आती है। और अभी भी कुछ ना कुछ कानून ऐसे हैं, क्योंकि देखिए जिम क्रो लॉस किसी की मन इंटरनल या सब्जेक्टिव बात नहीं है, लीगली तौर पर भी आप देखेंगे ऐसे कानून बना दिए गए जिससे उनको बराबरी ना मिले। और आप देख ही रहे हैं अभी तक भी 1865 से 1877 आ गया, 1870 में आकर एक 15th अमेंडमेंट हुआ, यानी अमेरिका के संविधान में 15वां संशोधन हुआ। 15th अमेंडमेंट 15वां संशोधन हुआ, 13वां तो लिंकन कराए गए थे, 15वां संशोधन हो जिसके तहत 1870 में अब ब्लैक अफ्रो अमेरिकन यानी अफ्रो अमेरिकन को वोटिंग का अधिकार मिला। पर आप ये देखिए, इवन तो उनको वोटिंग का अधिकार मिल गया है, फिर भी क्या किया इसी दौरान आप देखेंगे, रिकंस्ट्रक्शन एरा के दौरान ही, इवन दो वोटिंग राइट्स मिल गए हैं, वो वोट दे सकते हैं, पर ऐसे इकोनॉमिक बैरियर लगा दिए गए कि इवन दो उनको वोटिंग राइट है फिर भी वो वोट नहीं दे सकते। जैसे एक मिसाल के तौर पे एक पोल टैक्स लगा दिया। पोल का मतलब देखते POLL, यानी जिसको कहते हैं पोलिंग बूथ या वोट देने वाला। इसका मतलब ये था कि जो वोट देने जाएगा अमेरिका के अंदर, जो चुनाव में वोट देगा, देने के सब दे सकते हैं, क्योंकि अब तो भैया ब्लैक अफ्रो अमेरिकन को भी दे दिया गया है। लेकिन अगर आपको वोट देना है तो आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा वोट देने के लिए, यानी कि इकोनॉमिक बैरियर है कि अगर आपके पास पैसा है, अगर आप अमीर हैं तो आप वोट दे सकते, क्लास वाला एंगल आपको नजर आएगा। इन सब कानूनों की वजह से इवन दो अफ्रो अमेरिकन के पास रियलिटी में वोटिंग का अधिकार था, फिर भी वो वोट नहीं दे पाते थे, क्योंकि आप देखेंगे इतने सालों का जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, इतने सालों की जो उनके साथ वहशत गुजरी है, इस वजह से वो इकोनॉमिकली केपेबल नहीं थे। मैंने बताया था वो अभी हाल ही में स्लेवरी से निकले हैं। अब स्लेवरी से निकलते सीधा महलों में तो जाएंगे नहीं। इकोनॉमिक कंडीशन जनरली आप देखेंगे अफ्रो अमेरिकन की बहुत खराब थी, बहुत पावरफुल नहीं थे, लैंड ओनिंग नहीं थे, उनके पास संसाधनों पे, रिसोर्सेज पे कंट्रोल नहीं था। और होता ये, जो भी समाज में डिस्क्रिमिनेटेड ग्रुप होता है उसको कुछ एडवांटेज नहीं मिलता, और उसका असर उसकी आर्थिक व्यवस्था पर नजर आता है। तो आप देखेंगे ये कानून वोटिंग का राइट दे दिया है, लेकिन इकोनॉमिक बैरियर लगाने की वजह से, क्योंकि जो गरीब इंसान है अमेरिका में वोट नहीं दे सकता, इसके चलते हुए कुछ व्हाइट्स भी थे जो वोट नहीं दे पाते थे, क्योंकि गरीब जो व्हाइट है वो भी वोट नहीं दे सकता। पर बड़ा असर आपको देखोगे, क्योंकि बड़ी आबादी जो है गरीबों की वो अफ्रो अमेरिकन की थी। तो आप वोटिंग राइट तो दे देते हैं, लेकिन इस तरह के बैरियर लगा देते हैं कि वोट होकर भी राइट राइट नहीं है। आप देखेंगे इसी का जो फाइनल असर, फाइनली 1965 में, आप देख रहे हैं कितने सालों का फर्क है, लगभग आप मान लीजिए 100 साल का ही फर्क है। 1870 में वोटिंग राइट मिलते हैं, लेकिन 1965 में आकर अमेरिका के अंदर वोटिंग राइट्स एक्ट पास होता है सिविल राइट्स मूवमेंट के बाद, जिसके तहत ये जो सारे बाकी के लिमिटेशन है, जो बाकी की लीगैलिटीज लगा रखी थी अमेरिका के अफ्रो अमेरिकन पे, वो 1965 में खत्म होती है। आप देख रहे हैं कितना लंबा जंग, कितनी लंबी प्रोटेस्ट का इतिहास है, कितना लंबा इनको लड़ना पड़ा है अपने अधिकार, एक वोटिंग का अधिकार पाने के लिए। लोग कहते हैं कि भारत पर आपको गर्व क्यों, अपने देश पर। अगर हमें भारत पे गर्व होना चाहिए तो वो इस बात का होना चाहिए इतिहास देखकर कि हमारा देश इसलिए महान है क्योंकि हमने जब पहला चुनाव किया, जब भारत एक डेमोक्रेटिक देश बना, हमने पहली बार जब चुनाव कराया भारत में 1951 में, हमने पहले चुनाव से सबको इक्वल वोटिंग राइट दिया। यहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पहले चुनाव से है। भारत के 1950 के 51 के चुनाव में, चाहे वो भैया SC हो, ST हो, औरतें हो, आदमी हो, नो मैटर वो किस कास्ट, सेक्स, रिलीजन का बंदा है, सबको वोटिंग का अधिकार मिला है। ये बहुत बड़ी बात है भारत के बारे में, जिसमें हमें फक्र होना ही चाहिए। आप देख रहे हैं अमेरिका के अंदर 1870 में वोटिंग राइट देकर 1965 में आकर बात जम रही है कि 1965 में आकर लग रहा है कि अब जाकर वोट मिले हैं।
कोई बैरियर नहीं लग रहा है, कोई चीज नहीं रोक रही कि देने को तो पावर दिखा दी आपने, पर एक ग्लास जिसको कहते हैं, जिसको ग्लास शील्ड है, एक ग्लास विंडो है, ग्लास पेन है, उसके मतलब प्रॉब्लम्स हैं, दिख नहीं रही हैं, पर प्रॉब्लम्स हैं, वो जो बैरियर्स लगा रखे हैं कांच के, वो 1965 में हटे। बहरहाल आप देखेंगे रिकंस्ट्रक्शन एरा के बाद, मैं थोड़ा आगे फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। आप देखेंगे 1955 की घटना बहुत जरूर है। 1955 में रोजा पार्क्स नाम की एक औरत है जो अफ्रो अमेरिकन कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं। वो बस में आ रही होती है मॉन्टगोमरी अलबामा के अंदर। वो सीमस्ट्रेस होती है, सिलाई बुनाई का काम करती है कहीं, और सिविल राइट्स मूवमेंट के साथ जुड़ी हुई थी, पॉलिटिकली एक्टिव थी। वो बस में बैठी होती हैं, आपको पता है सेग्रेगेशनिस्ट रूल्स है, यानी गोरे की सीट पे बैठी, उस पर लिखा हुआ है फॉर व्हाइट्स ओनली, उस पर वो अफ्रो अमेरिकन बैठी हुई है। गोरा आकर कहता है चलिए उठिए, आप क्या कर रही हैं, आप तो कानून ब्रेक कर रही हैं। वो कहती है भैया बहुत हो गया, अब मैं मूड में नहीं हूँ, आज नहीं उठूंगी, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। इसके चलते हुए पूरे अमेरिका के अंदर आप देखेंगे बवाल मच जाता है, और इसी को सिविल राइट्स मूवमेंट की शुरुआत कहते हैं, कि अफ्रो अमेरिकन एग्जर्ट कर रहे हैं कि हमें भी बुनियादी अधिकार, जीने के अधिकार, जो हर तरह की बराबरी जो व्हाइट अमेरिकन को मिलती है, हमें भी मिलनी चाहिए। रोजा पार्क्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। पूरा मुल्क जो अफ्रो अमेरिकन कम्युनिटी है, बल्कि व्हाइट्स भी बहुत सारे जो पॉलिटिकली उनके समर्थक थे, वो भी सपोर्ट कर देते हैं। और आप देखते हैं इसी के साथ सिविल राइट्स मूवमेंट का जो इतिहास है वो अमेरिका में शुरू होता है, जो इस घटना के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट, यानी इसी पर बिल्ड होती हुई एक मूवमेंट है, जो अफ्रो अमेरिकन को सिविल राइट्स देने के मूड में है, यानी सिविल राइट्स दिलाकर रहेंगे, यानी आम जिंदगी के जो अधिकार है, शादी के अधिकार हो गए, लैंड का अधिकार है, वोटिंग का अधिकार है, ये सब हमें भी मिले। और इसमें आप देखेंगे रोजा पार्क्स हैं, उसके बाद एमएलके हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जिनकी जो लीडर बन गए सिविल राइट्स मूवमेंट के आगे जाकर। उनकी मशहूर स्पीच है आई हैव अ ड्रीम, जिसमें वो कहते हैं कि अमेरिका किस तरह का देश बनना चाहिए जिसमें अफ्रो अमेरिकन भी बराबरी से रह सके। इंटरेस्टिंग बात देखिए कितनी ऐतिहासिक घटना है कि एमएलके जो ये स्पीच देते हैं आई हैव अ ड्रीम, दुनिया की सबसे फेमस पॉलिटिकल स्पीचेस की हर किताब में आपको मिलेगी, वो लिंकन मेमोरियल पे ही देते हैं। वही लिंकन जो उनकी कम्युनिटी के लिए इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन डिक्लेयर करते हैं, जिन्होंने अफ्रीकन अमेरिकन को स्लेवरी से बाहर निकाला। एमएलके की स्पीच है, उसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिलता है, और लिंकन की तरह उनकी भी असैसिनेशन हो जाती है। फिर मैल्कॉम एक्स हैं, आप देखेंगे कुछ मामलों के अंदर मैल्कॉम एक्स भी बहुत पावरफुल लीडर रहे ब्लैक अफ्रो अमेरिकन के। उसके बाद आप देखें 1955 से सिविल राइट्स मूवमेंट चलता है। 1964 उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साल है। 1964 के अंदर ये सिविल राइट्स मूवमेंट जो चल रहा है, ये चलते चलते 64 में खत्म होता है, जब सिविल राइट्स एक्ट अमेरिका के अंदर बी जॉनसन लिडबन बी जॉनसन नाम के राष्ट्रपति थे, उन्होंने सिविल राइट्स एक्ट पास किया, जिसके तहत अब हर तरह से बुनियादी तौर पर ब्लैक अफ्रो अमेरिकन को भी वही अधिकार मिलेंगे। 1965 में वोटिंग राइट्स में बता ही चुका हूं, उनको अब जाकर वो सारे बैरियर्स हटते हैं और उनको भी बराबरी का अधिकार मिलता है। और इसी इतिहास में क्योंकि उनको वोटिंग राइट्स मिल गए, वो भी वोट कर पाएंगे, इसलिए आप देखते हैं इसी ऐतिहासिक घटनाक्रम में एक इंपॉर्टेंट साल आता है 2008 का, जिसके अंदर बराक ओबामा, जो अफ्रो अमेरिकन डिसेंट के हैं, पहले अफ्रो अमेरिकन राष्ट्रपति बनते हैं। आप देख पा रहे कहां पर उनके एंसेस्टर्स को स्लेवरी करनी पड़ रही थी वहां अमेरिका के अंदर, और उन्हीं उसी समाज में से, उसी वंचित समाज से एक इंसान, एक लड़का 2008 में उसी देश का राष्ट्रपति बनता है और शानदार राष्ट्रपति बनते हैं। तो 2008 में आकर यहां तक हम इतिहास देखते हैं।